हेलो 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 भैया, ये भी एक उनको दीजिए, उनको बोलिए वो देखकर बुक खोल के भी पढ़ करेंगे तो चलेगा। ये आप इसको भर के लाइएगा, है ना, भर के लाइएगा, देखकर भर के लाइए, कैसे भी भर के लाइए, जितना आपसे बिना देखे बने उतना बिना देखे, बाकी देख के। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसापूर्णं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचिते हिताय द्रव्य गुण पर्यायका जो नित्य हो विज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पद निर्वाण। हाँ, पर मुख्य अन्य प्रकार से है, और जैसे हम कक्षा में भी एक बार ये बात कही थी कि वास्तव में वो भेद नहीं है, वो मति ज्ञान होने की प्रक्रिया है, मतलब ऐसे भेद नहीं कहे जा सकते हैं उसे। वैसे वो उत्तर हाँ, इसलिए मैंने पहले आपका देखो सही किया है, बाद में मैंने 1 मार्क काटा है, क्योंकि जब सबके आंसर्स देखे तो मेरे को समझ में आया कि होना वही सही चाहिए कि मुख्य रूप से मति ज्ञान के जो भेद कहे हैं वो सामव्यावहारिक, प्रत्यक्ष, परोक्ष है। फिर वो अन्य प्रकार से प्रक्रिया के माध्यम से वो कहे हैं। वैसे उत्तर आपका गलत नहीं है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से जैसे बहुत सारे उत्तर और भी कई लोगों ने लिखे हैं, वो किसी अपेक्षा से सही हो सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हाँ, इस जैसी कक्षा के माध्यम से जो हमने पढ़ा है उस अपेक्षा से वो उत्तर हमने मार्किंग की है, और इसलिए भी की है कि फिर नहीं तो सबके 1 से मार्क्स आ जाएंगे, कहीं तो थोड़े बहुत हाँ, जैसे जिनके कम मार्क्स हैं उनको तो थोड़ी छूट दे के दे दिए हैं, ज्यादा मार्क्स वालों की थोड़ी टाइट करनी पड़ती है मार्क्स है। नहीं नहीं, आपसे भी कम वाले हैं, चिंता कर, आपके तो बहुत अच्छे हैं। प्रसन्नता की बात इतनी है कि पिछली बार के मार्क्स से इस बार के मार्क्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है, मतलब 10-10, 12 मार्क्स बड़े हैं लोगों के, 15-15 मार्क्स तक भी अच्छे मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिले हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी आपकी प्रोग्रेस अच्छी हुई है पिछली बार की परीक्षा से। चलिए चलिए, तो थोड़ा सा हम आज इसी परीक्षा परिणाम को क्वेश्चन पेपर्स को ही हम हाँ वहां दे दीजिए जी, ये वाला होगा, इसके नीचे वाला होगा, ले देख लीजिए आप कौन सा है। सब है ना, किताबें खोल लीजिए अपनी, ताकि हम उससे मिलाते हुए प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो हमारा रिवीजन भी पक्का होता जाएगा, और कहाँ हमारी गलती हुई है वो भी हम समझते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला रिक्त स्थान का जो प्रश्न है, जहां पर लिखा है समस्त पदार्थों के डैश को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैं। तो जब हमने इसकी चर्चा की थी चलिए बताइए, देखकर बताइए, इधर से पुरुष वर्ग से बताइए क्या है इसका उत्तर। पेज नंबर 16 के बाद से प्रश्न है, पेज नंबर 16 से हमारे प्रश्न उत्तर प्रारंभ हुए हैं। समस्त महासत्ता की जो परिभाषा है, अस्तित्व को ग्रहण करने वाली, इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, अस्तित्व। इस पर भी हमने बहुत जोर देकर आपको समझाया था कि महासत्ता एकमात्र अस्तित्व गुण को ही ग्रहण क्यों करती है,
क्योंकि अस्तित्व गुण में ही सामान्य रूप से छहों द्रव्यों को ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य प्रतिभास मात्र अस्तित्व गुण के कारण ही ग्रहण किया जा सकता है। अन्य किसी भी गुण के माध्यम से या अन्य किसी भी स्वरूप के माध्यम से द्रव्य को देखेंगे तो वो किसी ना किसी अपेक्षा से विशेष हो जाएगा। इसलिए एकमात्र अस्तित्व ही ऐसा गुण है जिसके माध्यम से महासत्ता अर्थात सामान्य प्रतिभास किया जा सकता है। यहाँ पर और भी अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए गए, लेकिन हाँ दर्शन तो इस महासत्ता के में दर्शन होता है। दर्शन के कारण महासत्ता नहीं है, महासत्ता को दर्शन अपना विषय बनाता है। ठीक है, अगला देखिए अवांतर सत्ता की परिभाषा है, किसी डैश पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, विवक्षित। तो किसी विवक्षित पदार्थ की, यहाँ पर किसी ने विशिष्ट भी लिखा है, विशेष भी लिखा है, वह उत्तर भी सही माना जा सकता है, पर क्योंकि हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा के आधार पर परीक्षा हो रही है, हाँ शब्दशः, क्योंकि ये एक एक वर्ड के आंसर है। अगर ये रिटन टाइप का क्वेश्चन होता तो वहां पर थोड़ा उसको कंसीडर कर सकते थे कि विशिष्ट या विशेष, अंतर क्या पड़ जाता है विवक्षित और विशिष्ट या विशेष में। देखिए, जब महासत्ता में दर्शनोपयोग ने सामान्य प्रतिभास किया था तो सामान्य प्रतिभास में उसने सभी द्रव्यों को एक रूप से जाना है, लेकिन वह जिस पदार्थ को जानना चाहता है उस पदार्थ को जानने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना इच्छा पूर्वक वह उस पदार्थ को, इतने सारे पदार्थों में से वह उसी पदार्थ को क्यों जान रहा है, क्योंकि उसको जानने की इच्छा किसकी है, उसी पदार्थ को जानने की इच्छा है। इसीलिए किसी विवक्षित, यहाँ पर है ना ये ब्लैंक वाले भी रखे हैं, जो जिन्होंने नहीं दी हो परीक्षा वो ये लेकर जा सकते हैं, उसको फिल करके दे सकते हैं। हाँ यहाँ पर रखे हैं ये खाली वाले। चलिए, तो यद्यपि विशिष्ट और विशेष भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान दें तो सबसे पहले जब सामान्य प्रतिभास में सभी द्रव्यों की अस्तित्व को ग्रहण किया तो सभी द्रव्य एक रूप दिखाई दिए, लेकिन अब उस एक रूपता में किस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं, चाहना मतलब इच्छा, तो विवक्षित मतलब किस विशेष या किस वस्तु को हम जानने की इच्छा रखते हैं। जब उसको हमने इच्छा पूर्वक जाना है, मतलब उस पर वैसा उपयोग हमने दिया है, तब वह अवांतर सत्ता का विषय बनता है और तब वो ज्ञानोपयोग का या ज्ञान चेतना का विषय बनता है। इसलिए परिभाषा, जिन्हें पारिभाषिक शब्द जिसे हम कहते हैं, इसलिए परिभाषा के प्रत्येक शब्द का अपना महत्व होता है। मतलब कोई भी शब्द भर्ती के नहीं होते, परिभाषाओं में एक एक शब्द सोच समझ के ही लिखा जाता है। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे किन्हीं किन्हीं शब्दों के साथ ब्रैकेट में भी कुछ वर्ड लिखे जाते हैं कि इस शब्द के साथ ये शब्द भी समझा जा सकता है। अगर यहाँ पे विशेष या विशिष्ट शब्द भी आ सकता होता तो परिभाषा में उसको भी ब्रैकेट में लिखा गया होता, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हमने विशिष्ट या विशेष को सही ना मानकर मात्र विवक्षित शब्द को ही सही माना है। ठीक है, किसी विवक्षित पदार्थ की सत्ता को अवांतर सत्ता कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जो मति ज्ञान साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के बाद होता है उसे डैश कहते हैं। चलिए बताइए यहाँ से उसे क्या कहते हैं। नहीं, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के बाद होता है, पेज नंबर 17 पे सबसे आखिरी लाइन है, फुटनोट में है, परोक्ष मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क और अनुमान की जो बात, क्या हो गया है कुछ चाहिए किसी को? ये रहा अनुभूति का पेपर मेरे पास है। हाँ मेरे पास है, क्योंकि मेरे को फिर पढ़ने के लिए प्रश्न चाहिए थे तो उसका मैंने अपने पास रखा है अभी। तो जो मति ज्ञान साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के बाद होता है, और जैसे मति, जो स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान की हमने बात की थी, ये कब होते हैं? ये हाँ धारणा के बाद। और धारणा कौन सा ज्ञान है?
सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। इसका मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान होगा वो कौन से ज्ञान होंगे? परोक्ष ज्ञान होंगे। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या है? परोक्ष मति ज्ञान कहते हैं। चलिए अगला, मति ज्ञान से, हाँ ये वाला प्रश्न इसीलिए दिया है ताकि पता पड़े कि आपने अच्छे से परिभाषा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्योंकि जब हमने परिभाषा समझाई थी तब इस बात पर बहुत अधिक हमने जोर नहीं दे पाया था। लेकिन जब प्रश्न पत्र बनाया, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी कितने शब्द हमसे छूट जाते हैं। अब वो परीक्षा का मतलब पेपर बनाते समय उस शब्द पर ध्यान गया और आपने सबको बताया तब भी आपने गलत किया है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के सही हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपने आते ही मुझसे पूछा था, मैंने कहा भी था कि जो परिभाषा में लिखा है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रश्न दिया गया था। देखिए दोनों सही थे, हाँ, लेकिन यहाँ पे वैसे दूसरा ही लिखा है क्योंकि इसीलिए, ठीक है। किसी ने दूसरा और अन्य दोनों लिखे थे तो उनको हमने सही कर दिया उसको, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इसमें भी देखिए अनुभूति ने भी दोनों शब्द लिखे, अन्य भी लिखा है और दूसरे भी लिखे हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। हम तो ये मानते हैं कि मति ज्ञान से हमने जिस पदार्थ को जाना उसी पदार्थ के विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे उदाहरण में भी दिया गया कि घट को हमने जाना और घट सामान्य को जाना, वह श्रुत मति ज्ञान था। और उसमें जो कंबु ग्रीवा इत्यादि जो विशेष रूप से हमने जाना तो वह श्रुत ज्ञान था। तो घट को ही मति ज्ञान में जाना है और उसी घट को श्रुत ज्ञान में जाना है। तो पदार्थ तो दूसरा नहीं हुआ है, लेकिन उपयोग का विषय दूसरा होने से उसको दूसरा पदार्थ कहा गया है। इसीलिए देखिए मति ज्ञान में कहा घट और श्रुत ज्ञान में कहा कंबु ग्रीवा इत्यादि विशेष। यद्यपि कंबु ग्रीवा घट के ही अंग हैं, लेकिन अब वो विशेषता लिए हुए हैं। जब हम विशेष को जानते हैं तो सामान्य उसमें गर्भित तो होता है लेकिन गौण हो जाता है। जब हम विशेष से जानते हैं तब सामान्य गर्भित होता है लेकिन कैसा हो जाता है? गौण हो जाता है। जैसे हमने वृक्ष में फल को देखा तो फल को देखते समय वृक्ष सामान्य उसमें गर्भित है, लेकिन अभी हम वृक्ष नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? फल। तो अब वो जो फल है वो क्या बन गया है? दूसरा पदार्थ बन गया है। अब वो वही पदार्थ नहीं रह गया है, अब वो क्या बन गया है? क्योंकि घट में हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कंबु ग्रीवा अलग पदार्थ कैसे बना, इसलिए वृक्ष के उदाहरण से समझा रहे हैं। जब हम वृक्ष को देखते हैं सामान्य मति ज्ञान में, जब हमने वृक्ष को देखा तो उस मति ज्ञान में वृक्ष के फल, पेड़, पौधे, पत्तियां वो सब देखे कि नहीं देखे? हाँ, पर सामान्य रूप से वृक्ष संज्ञा से उसको जाना है, विशेष संज्ञा से नहीं जाना। लेकिन शुद्ध ज्ञान में हमने क्या जाना? फल। अब जैसे ही फल जाना तो पदार्थ कैसा हो गया है? अन्य पदार्थ हो गया है। यद्यपि वो वृक्ष में सामान्य उसमें गर्भित है, वृक्ष सामान्य गर्भित होने पर भी अब वो पदार्थ या उपयोग का विषय कैसा हो गया है? अलग हो गया है, दूसरा हो गया है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? दूसरे पदार्थ के। यहाँ पे शुद्ध ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि शुद्ध मति ज्ञान में जिस घट को जाना तो शुद्ध ज्ञान में दूसरे घट को जाना नहीं, दूसरे घट को नहीं जान रहे हैं, उसी घट के दूसरे विशेषों को जान रहे हैं। हाँ, उसके संबंध से इसीलिए लिखा है, अन्य वस्तु के संबंध से नहीं, उसी घट के संबंध से दूसरा पदार्थ। तो वो जो घट था उसी घट के संबंध से दूसरा पदार्थ क्या हो गया? उसका कंबु, ग्रीवा, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है। लेकिन अब हमारा जो विषय है वो क्या हो गया? दूसरे पदार्थ पर चला गया है, वो शुद्ध ज्ञान का विषय है। इसलिए यहाँ पे दूसरा पदार्थ मुख्य रूप से लिखा गया है। ठीक है, फल भी अपने आप में पदार्थ है, यद्यपि वो सामान्य उसमें गर्भित है, लेकिन उसको जानने के लिए विशेष शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। अब मान लीजिए हम फल को मति ज्ञान से जान रहे हैं, ठीक है,
मति ज्ञान का विषय हमने क्या बनाया? फल। तो शुद्ध ज्ञान का विषय क्या होगा? कौन सा फल है? मति ज्ञान में तो मात्र फल जाना है, पर कौन सा फल है ये कौन बताएगा? ये शुद्ध ज्ञान बताएगा। कौन से रंग का है, पका है कि नहीं है, कच्चा है, ये हमारे विषय अलग हो गए, तो ये दूसरा पदार्थ बन गया। यद्यपि अलग द्रव्य या अलग पदार्थ नहीं है, विषय अलग होने से उसको पदार्थ भी क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है, अन्य कहा गया है। ठीक है, देखिए अगला है, आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से डैश अपने कार्य में प्रवर्तते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव प्राण कहते हैं। तो किसको प्रवर्तन का कार्य करता है भाव प्राण? इंद्रियों के प्रवर्तन का कार्य करता है। मतलब भाव प्राण, इंद्रियां जो कार्य कर रही है वो क्या है? द्रव्य प्राण है। और उन द्रव्य प्राण को या द्रव्य इंद्रियों को करने में सहायक जो बन रहा है वो कौन हो रहा है? वो भाव प्राण हो रहा है। मतलब भाव प्राण के कारण द्रव्य इंद्रिया या द्रव्य प्राण कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा? इंद्रिय उत्तर आना चाहिए। इंद्रिय आदि, तो इंद्रिय आदि में क्या क्या है? पांचों इंद्रिय और मन। आदि में मतलब हम क्या लेंगे? मन उसमें गर्भित रहेगा। ठीक है, ये हमारा किसकी भाव प्राण है ना ये? हाँ हाँ, नहीं मैं मतलब बता रही हूँ कि यहाँ 125 नंबर के प्रश्न में आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, उसी के बाद का प्रश्न है 126। देखिए बताइए, देख के बताइए मुझे, यहाँ से बताएंगे पुरुष वर्ग से। 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हैं? हाँ, 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? 7। कौन कौन से? नहीं, पहले इंद्रियों को पूरा करिए। 3 इंद्रिय है तो इंद्रिया कितनी हो गई? स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रिय। और नहीं, स्पर्श तो हो गई है। अब 3 बल में से कितने बल है? श्वासोच्छ्वास है। और बल कितने हैं? नहीं, काय बल और वचन बल, और बस मन बल उनके नहीं है। तो कितने हो गए हमारे? 7 भेदिए। हाँ, ये 7 प्रकार के जो है क्या कहेंगे, प्राण कितने 3 इंद्रिय जीव के होते हैं। ठीक है, ये बहुत वैसे सभी ने, मोस्टली सभी ने, 90% लोगों ने सही ही लिखा है। अगला देखिए, डैश के अभाव को अवगाह डैश गुण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 132, 132। देखिए बताइए, पढ़ के बताइए, किसके अभाव को अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं? आयु कर्म भी सही है और परतंत्रता भी सही है। ये है तुम्हारा पेपर ना, यहाँ है मेरे पास, ले लो, ये ले लो यहाँ से, इसमें से पढ़। नहीं, ये है पापा का है यहाँ पे। चलिए, तो अवगाह प्रतिजीवी गुण की यहाँ पे परिभाषा जो है, परतंत्रता के अभाव को अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अगर किसी ने ध्यान पूर्वक प्रश्न पत्र पढ़ा होगा तो इसका उत्तर हमको हाँ या ना के उत्तर में है। हाँ या ना में इसका प्रश्न उत्तर में इसका है, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा, क्योंकि वहां भी शंका हो सकती है ना कि ये उस हाँ है या ना है, सही है या गलत है। लेकिन कम से कम अवगाह डैश गुण कहते हैं, वो जो प्रतिजीवी शब्द है वो उसका उत्तर आपको वहां मिल सकता था। ज्यादातर लोगों ने सही लिखा है, पर कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ आया कि उसके बाद क्या लिखना है, तो उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला देखिए, डैश जीवों में वैभाविक गुण की पर्याय होती है। कितने, कौन से जीवों में वैभाविक गुण की पर्याय होती है? नहीं, जीवों की बात हो रही है, सभी जीवों में होती है। कुछ लोगों ने संसारी लिखा है तो उनका गलत है, क्योंकि सभी जीवों में वैभाविक गुण सभी जीवों में है। अब उनकी शुद्ध पर्याय है या अशुद्ध पर्याय है, वो अलग प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे था वैभाविक गुण की पर्याय किन जीवों के होती है, तो सभी जीवों के होती है। हाँ, शुद्ध अशुद्ध नहीं लिखा है। संसारी जीवों के भी वैभाविक गुण है, मुक्त जीवों के भी वैभाविक गुण है। संसारी जीवों की अशुद्ध पर्याय चल रही है वैभाविक गुण की, और मुक्त जीवों के शुद्ध पर्याय चल रही है। स्वाभाविक शुद्ध पर्याय रूप से उनका परिणमन हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ये सबसे अंतिम प्रश्न है
इस अध्याय का 134 नंबर का। इंद्रियों के विषय रूप स्थूलता के अभाव को क्या कहते हैं? सूक्ष्मत्व। तो बहुत इजी था। स्थूलता का अभाव है तो क्या प्रकट होगा? सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होगा। तो ये भी उत्तर, मतलब सभी ने काफी कुछ उत्तर सही दिए हैं। 7, 8, 9, 10 ऐसे ही सबको मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। तो अच्छा प्रयास आपका छूट गया कोई? अच्छा हाँ, 6 नंबर का छूट गया है हमारा। जिस शक्ति के कारण, देखिए यहां पर निकालिए, जीवत्व गुण की परिभाषा निकालिए। 121 पेज नंबर 121 प्रश्न है। जिस शक्ति के कारण आत्मा क्या धारण करता है? हाँ, अब यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के उत्तर कई लोगों ने लिखे हैं, पर यहाँ पे मात्र प्राण, या जिसने चैतन्य प्राण या चेतनत्व भी अगर लिखा है, जैसे पापा ने चेतनत्व लिखा है तो मैंने तो यहाँ गलत ही किया है उनका, तो गलत किया आपका, तो आप सही कर लीजिए उसको। चैतन्य मात्र सही है, ये भी सही कर लेंगे। इन चैतनत्व भी मान सकते हैं, पर सही उत्तर क्या है? प्राण। जीवत्व गुण की जो परिभाषा दी गई है, हाँ चैतन्य शक्ति में चैतन्य प्राण दिया हुआ है, हाँ वो सही है, लेकिन जीवत्व गुण और जीवत्व शक्ति एक ही है, कुछ अंतर ज्यादा उसमें है नहीं। तो आपका 1 मार्क्स मुझे ध्यान दिलाइएगा बढ़ाने के लिए। जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है, और वो प्राण कौन से है? चैतन्य प्राण। ठीक है, तो चाहे चैतन्य प्राण लिखे हो या प्राण लिखे हो, हाँ हाँ वही, इसलिए मैंने कहा वो सही है। ठीक है, तो जिस शक्ति के कारण चैतन्य प्राण या प्राण धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवत्व गुण उसे कहते हैं। मतलब इसीलिए प्राण की चर्चा वहीं से तो प्रारंभ हुई थी। जीवत्व गुण प्राण धारण करने में सहायक होता है। तो प्राण कितने होते हैं, कौन से होते हैं, वहीं से वो चर्चा हमारी शुरू हुई थी। चलिए अब भेद प्रभेद के नाम आप लोग बताएंगे। यहाँ से बताइए, अवग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। किसी ने लिखा अवग्रह इहा आवाय धारणा, तो कोई बात नहीं, उन्होंने वो 4 नाम सही लिखे हैं। ठीक है, अवग्रह के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन से? अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। ठीक है, दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? 4। एक एक कोई एक जन बताएगा। हाँ बोलिए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। हाँ चलो यहीं से पूछते, यहाँ तो सही है, ज्यादातर सही थे। चारित्र के 4 भेद बताइए। नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे चारित्र के भेद यहाँ पे। वो उत्तर भी सही है, पर यहाँ पे जो प्रकरण जिस अपेक्षा से चल रहा है, तो वहां पे ये 4 औपशामिक, शायोपशामिक और शायिक चारित्र भी सही भेद हैं। ठीक है, फिर है कर्म कर्म अपेक्षा सम्यक्त्व के भेद। तो कितने भेद है? 3। देखिए यहाँ पे कितने प्रकार से भेद बताए थे? नए अपेक्षा थे तो 2 है। नए अपेक्षा, हाँ सबसे पहले उत्पत्ति की अपेक्षा, निसर्गज और अधिगमज। नयों की अपेक्षा निश्चय नय, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। उत्पत्ति के हो गया कर्म की अपेक्षा, राग की अपेक्षा वीतराग सम्यक्त्व, शराग सम्यक्त्व, और चौथा कर्म की अपेक्षा औपशामिक, छायोपशामिक और शायिक। यहाँ पे क्या पूछा है? कर्म अपेक्षा सम्यक्त्व के। इसीलिए जिसने निसर्गज या अधिगमज या अन्य लिखा है तो उनका गलत किया गया है। वो सम्यक्त्व के भेद तो है, परंतु कर्म अपेक्षा सम्यक्त्व के भेद नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं प्राण। देखिए प्राण में कई लोगों ने 10 भेद लिखे हैं, तो वो गलत है। हाँ, तो वो गलत कर दिया है, क्योंकि जो 10 भेद बनते हैं वो द्रव्य प्राण के बनते हैं। ठीक है, इसलिए प्राण के पहले कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। फिर द्रव्य प्राण के 10 भेद कहे गए हैं, और भाव प्राण के कितने भेद है? 8। टोटल देखेंगे तो 8 भेद उसके बनते हैं। इसलिए भाव प्राण के भी नीचे आए हैं। तो भाव प्राण के कितने भेद है? 2। कौन से? यहाँ से बताइए, भाव प्राण के कितने भेद है? भावेंद्रिय, भाव बल। अब मुझे बताइए आयु और श्वासोच्छ्वास उसमें क्यों नहीं लिया गया है? भाव प्राण में आयु और श्वासोच्छ्वास
क्यों नहीं लिया गया है? हाँ हाँ आयु, हाँ, मतलब उसमें द्रव्य और भाव बने का कुछ कार्य नहीं होता, वो पूरा कौन करता है? शरीरगत कार्य होता है, उसमें आत्मा को कोई सहायता देनी नहीं पड़ती, वो शरीर के माध्यम से ही या कहें नाम कर्म के माध्यम से ही वो क्रिया चलती है। जैसे इंद्रियां हैं, तो भाव इंद्रिय के द्रव्य इंद्रिय के लिए काम किसको करना है? भाव इंद्रिय को करना है, ठीक है। और बल के लिए काम किसको करना है? भाव। लेकिन आयु के लिए आत्मा को क्या करना है? कुछ नहीं करना। श्वासोच्छ्वास के लिए आत्मा को क्या करना है? कुछ नहीं करना। इसलिए उसके भाव प्राण के अंतर्गत उसको उस वो भेद नहीं किए गए हैं, वो द्रव्य प्राण के अंतर्गत ही उसके भेद। हाँ, वही जो पुद्गल की संरचना है, नाम कर्म की प्रकृति है, इसके कारण उसमें आत्मा का कोई कार्य नहीं रहता, इसलिए उसके भाव प्राण के अंतर्गत उसको नहीं लिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्राण के दो भेद, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण के कितने भेद? भाव इंद्रिय और भाव बल। द्रव्य प्राण के कितने भेद? 10 भेद। तो हमारे 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। वो नहीं पूछा है पर कई लोगों ने लिखे हैं, तो अगर द्रव्य प्राण भाव प्राण लिखकर उन्होंने लिखा है तो उनका उत्तर सही किया है। चलिए, सत्ता के कितने भेद है? 2 भेद हैं। कौन से? महासत्ता और अवान्तर सत्ता। मति ज्ञान के कितने भेद है? 2। ये भी थोड़े लोगों के गलत हुए हैं। किसी ने मति ज्ञान के भेद में मति श्रुत अवधि केवल ज्ञान भी लिखे हैं, तो वो तो गलत है ही। अवग्रह इहा अवाय धारणा को भी गलत रख लिया गया है, क्योंकि वो अन्य प्रकार से भेद है और वास्तव में वो भेद ना होके प्रक्रिया है। तो मुख्य रूप से 2 भेद कौन से हुए? साव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष मति ज्ञान, ये 2 भेद हुए। फिर परोक्ष ज्ञान के कितने भेद है? 4। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये उसके 4 भेद हैं। व्यक्त पदार्थों के यहां से बताएंगे। व्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? 12। कौन से? बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, निसृत अनिसृत, ध्रुव अध्रुव, उक्त अनुक्त। ठीक है, ये 12 प्रकार के हमारे व्यक्त पदार्थों के भेद हैं। अब मुझे बताइए, अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? 12। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों पदार्थों के 12 प्रकार के भेद किए गए हैं। किसी को ये शंका हुई होगी तो उन्होंने व्यक्त पदार्थों में जैसे उक्त, ध्रुव, ऐसे वाले एक, 6 में से एक लिखा और एक नहीं लिखा, पर ऐसा नहीं है। व्यक्त अव्यक्त दोनों के 6 भेद होते हैं, मतलब व्यक्त पदार्थ भी इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है और अव्यक्त पदार्थ भी इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। ठीक है, अब आइए हाँ या ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा मार्किंग हुई है, जिसके कारण मार्क्स कम ज्यादा हुए हैं, उसको भी देखते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। हाँ या नहीं? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? सिर्फ चेतना कहते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, देखिए हमारी परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा जहां से ये हमने परीक्षा प्रारंभ की है, उसकी सबसे पहली परिभाषा है कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। अब वो सामान्य है तो दर्शन चेतना, विशेष है तो ज्ञान चेतना, लेकिन मात्र प्रतिभास है, कोई भेद नहीं किया, तो वो क्या है? वो चेतना कहते हैं। ठीक है, इसलिए जिसने राइट किया है उनका गलत है। आवाय से जाने हुए पदार्थ में विस्मरण तो नहीं होता, पर शंका हो सकती है। हाँ या नहीं? नहीं। अब पुरुष वर्ग से इस वाक्य को सही करके बताएं। गलत। वापस सही करिए, और कोई सही करिए। हाँ, क्योंकि शंका का निवारण ईहा में हो गया है और विस्मरण नहीं होने का कार्य धारणा करती है, इसीलिए शंका तो नहीं रहेगी पर विस्मरण हो सकता है। तो हमने बस उसको क्या कर दिया है? पलट दिया है, मतलब शब्द बदल दिए हैं। आवाय से जाने हुए पदार्थ में शंका तो नहीं होती पर विस्मरण हो सकता है,
क्योंकि विस्मरण ना हो ये कार्य धारणा का है ना। आवाय मात्र निर्णय करता है और स्मरण में रखने का कार्य धारणा का है, और शंका का निवारण का काम ही आवाय का था, तब तो उसने निर्णय किया है, इसलिए शंका तो नहीं होगी पर विस्मरण उसमें हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, गलत है। अगला है, यहां से बताएंगे, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन को छोड़कर सभी इंद्रियों द्वारा होता है, हाँ या नहीं? हाँ। और अर्थावग्रह किससे होता है? सभी से, सारी इंद्रियों से और मन से। ठीक है, और व्यंजनावग्रह चक्षु और मन को छोड़कर होता है। अब अगला यहां से बताइए, 3 इंद्रिय तक के जीवों के चक्षु और मन ना होने से उन्हें अर्थावग्रह नहीं होता, हाँ या नहीं? नहीं, पर कई लोगों ने इसको सही लिखा है, तो इसमें इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अर्थावग्रह होता है जिसके माध्यम से स्पष्ट ज्ञान हो। ठीक है, और ये स्पष्ट ज्ञान किसके माध्यम से हो सकता है? सभी इंद्रियों से हो सकता है। तो 3 इंद्रिय के पास जितनी इंद्रिय है वो उतनी इंद्रियों से अर्थावग्रह कर सकता है, उसे मन और चक्षु की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, चक्षु और मन की उसको आवश्यकता नहीं है। तो 3 इंद्रिय तक के जीव भी जितनी इंद्रियां उनके पास है, 3 इंद्रियां, उसके माध्यम से स्पष्ट पदार्थों के ज्ञान पूर्वक अर्थावग्रह वे करते हैं। इसलिए ये उत्तर क्या है? सही है, गलत है, गलत है। ठीक है, अगला है चक्षु, यहां से बताइए, चक्षु दर्शन के पश्चात व्यंजनावग्रह नहीं हो सकता, हाँ या नहीं? चक्षु दर्शन के पश्चात व्यंजनावग्रह नहीं हो सकता, गलत। तो हो सकता है, कैसे होगा? क्योंकि व्यंजनावग्रह तो चक्षु और मन से होता ही नहीं है, तो फिर चक्षु दर्शन पूर्वक व्यंजनावग्रह कैसे होगा? हाँ हाँ, मतलब पश्चात ही। अगर चक्षु इंद्रिय से व्यंजनावग्रह होता ही नहीं है, तो फिर चक्षु दर्शन के बाद व्यंजनावग्रह कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? चक्षु इंद्रिय तो मात्र चक्षु इंद्रिय का काम, चक्षु दर्शन तो मात्र चक्षु इंद्रिय का काम करेगा। हाँ, यहाँ तो प्रश्न क्या लिखा है? चक्षु दर्शन के पश्चात। इसका मतलब जो चक्षु दर्शन है वो किसके पहले हुआ है? चक्षु ज्ञान के पहले। ठीक है, तो चक्षु दर्शन के बाद चक्षु से जानेंगे, और चक्षु से व्यंजनावग्रह होता नहीं है, तो चक्षु दर्शन के पश्चात व्यंजनावग्रह होगा कि नहीं होगा? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं हो सकता, और हमने उसको राइट दिया है कि नहीं दिया? हाँ हाँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चक्षु दर्शन नहीं, मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चक्षु दर्शन के पश्चात व्यंजनावग्रह हो सकता है, ये लाइन सही है। ठीक है, क्यों हो सकता है वो बताते हैं। क्योंकि जब चक्षु दर्शन हुआ तो उसने पदार्थ को सामान्य जाना है। अब सामान्य प्रतिभास होने के बाद यह प्रतिभास होता है कि वह पदार्थ व्यक्त है या अव्यक्त है। लेकिन चक्षु से जब सामान्य प्रतिभास किया है तो चक्षु दर्शन तो हो गया है, लेकिन जब वो अस्पष्ट समझ में आया तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान नहीं होगा, लेकिन व्यंजनावग्रह जो है वो हो सकता है, अन्य इंद्रियों के माध्यम से वह किया जा सकता है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान नहीं होगा, लेकिन चक्षु दर्शन के बाद वह किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर कैसा रहेगा? गलत है। ठीक है, हाँ। अगला है, असैनी पंचेंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं? 9 प्राण होते हैं, ये सही है। ठीक है, देखिए, हाँ, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से आपने जाना, तो चक्षु दर्शन आपने किया, और चक्षु दर्शन के बाद अन्य इंद्रिय के माध्यम से जब आपको ज्ञान हुआ तो उसमें मात्र चक्षु इंद्रिय काम नहीं कर रही है, अन्य इंद्रिय काम कर रही है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि चक्षु दर्शन के बाद तो चक्षु इंद्रिय से ही ज्ञान होता है। ठीक है,
तो मात्र चक्षु दर्शन से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान नहीं होगा, अन्य इंद्रियों का दर्शन कार्य कर रहा है। जब आप आंखों से जानते हैं तो मात्र आंखों से नहीं जान रहे हैं, अन्य इंद्रियां भी क्या कर रही है, कार्य कर रही हैं। तो उसके पश्चात क्या हो सकता है, अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो व्यंजनावग्रह हो सकता है। इसको थोड़ा सा और हम स्पष्ट, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, इसको थोड़ा और क्लियर करके हम समझेंगे, ठीक है। पूछ के आती हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि चक्षु दर्शन के बाद तो चक्षु इंद्रिय से ही ज्ञान होगा, है ना। तो या तो मैंने आंसर समझा तो वही था कि सही होना चाहिए, लेकिन मार्किंग मैंने गलत कर दी है, ठीक है, क्योंकि बनाया तो उसी हिसाब से प्रश्न था कि चक्षु दर्शन के पश्चात व्यंजनावग्रह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चक्षु इंद्रिय के माध्यम से व्यंजनावग्रह नहीं होता। लेकिन मार्किंग के टाइम पे मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, तो उसको मैंने सही दे दिया है। जिन्होंने गलत लिखा है उनको सही दे दिया है तो उनको, हाँ, तो एक बढ़वा लेना, बिल्कुल बढ़ा लेना, लेकिन कल और स्पष्ट करके इसको हम सही कराएंगे, ठीक है। चलिए, असैनी पंचेंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, 9 प्राण होते हैं। ये ज्यादातर लोगों ने सही किया है। वैभाविक जीव का ही विशेष गुण है, सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि जीव का ही नहीं है, जीव और पुद्गल का है, तो पुद्गल का भी है, इस अपेक्षा से ये कैसा है, गलत है। जीव का भी विशेष गुण है, अगर लिखा होता, हाँ, जीव का भी विशेष गुण है लिखा होता तो ये सही होता, जीव का विशेष गुण है लिखा होता तो भी ये सही होता, लेकिन जीव का ही विशेष गुण लिखा है इसलिए गलत है, क्योंकि पुद्गल का भी विशेष गुण ये होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। परतंत्रता के अभाव को अव्याबाद प्रतिजीवी गुण कहते हैं, हाँ या नहीं, नहीं। कौन सा प्रतिजीवी गुण कहते हैं, अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और दूसरी तरीके से इसको कैसे सही किया जा सकता है, आयु कर्म के अभाव को अव्याबाद प्रतिजीवी, अवगाह प्रतिजीवी, नहीं ना, परतंत्रता के अभाव को अव्याबाद प्रतिजीवी गुण कहते हैं या नहीं, नहीं कहते। कौन सा प्रतिजीवी गुण कहते हैं, अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और परतंत्रता के अभाव को कौन सा प्रतिजीवी गुण कहेंगे, अवगाह। और अव्याबाद प्रतिजीवी गुण किसके अभाव में होगा, वेदनीय कर्म के अभाव में होगा, ठीक है। दोनों तरफ से इसको हम सही समझेंगे। मुक्त जीवों के भी वैभाविक गुण पाया जाता है, हाँ या नहीं, हाँ। फुटनोट में हम देखेंगे, उसमें लिखा है मुक्त जीवों के शुद्ध स्वाभाविक पर्याय इसकी होती है, ठीक है। स्वरूप स्थिरता चारित्र का ही अन्य नाम है, हाँ या नहीं, हाँ। स्वरूप स्थिरता चारित्र का ही अन्य नाम है। अब ये विकल्पात्मक प्रश्न मोस्टली सबके सही है, एकाध कोई गलत है, नहीं तो सबके सही है। धारणा किसके पूर्वक होती है, अवग्रह, ईहा, आवाय धारणा। अव्यक्त पदार्थों का कौन सा ज्ञान होता है, अवग्रह ही होता है, ईहा आवाय धारणा नहीं होती है। जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में कालांतर में विस्मरण नहीं होता वह क्या है, वह धारणा ज्ञान है, ठीक है। आवाय में निश्चय होता है, स्मृति में धारणा पूर्वक ज्ञान होता है, और शुद्ध ज्ञान में विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। किसी जीव के कम से कम, हाँ ये थोड़ा सा और समझते हैं, किसी जीव के कम से कम कितने प्राण होते हैं, तो 1 होता है। इस पुस्तक के अगर हम देखें तो पुस्तक में तो, क्योंकि उन्होंने संसारी जीव की अपेक्षा, देखिए इतने सारे प्रश्नों में एक प्रश्न तो हम जो पढ़ाया है उसमें से हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संसारी जीव की अपेक्षा नहीं लिखा था, किसी जीव लिखा था। अगर कोई जीव है और उस जीव के कम से कम अगर प्राण होंगे तो कितने होंगे, क्योंकि रिवीजन में भी हमने इस पे थोड़ा सा ध्यान दिलाया था कि अयोग्यवी गुण स्थान में 1 प्राण होता है, कम से कम 1 प्राण, हाँ मतलब संसारी ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसको उसके भेद किए नहीं, 10 प्राणों में उनको बताया नहीं है, गर्भित नहीं किया गया है। सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से सामान्य वर्णन ही उनका किया गया है लेकिन उनकी अपेक्षा से हम देखें तो कम से कम 1 प्राण होगा। पुस्तक की अपेक्षा से क्योंकि उसमें लिखा नहीं है तो 4 प्राण सही होते, लेकिन हमने पढ़ाया है इसलिए 1 प्राण ही हमने सही माना है, ठीक है। नहीं
चलिए, मतलब देखिए 50 प्रश्न में से एक प्रश्न हमने पढ़ाए हुए में से लिया है और एक प्रश्न हमने मुक्त जीव के तो है ही नहीं, मुक्त जीव के तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल उसी की अपेक्षा है। ठीक है, जीव का प्रतिजीवी गुण कौन सा है? तो नास्तित्व है। ठीक है, आंशिक दिखने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अनिश्रित। वो कंफ्यूज होते हैं इसलिए हुए भी हैं, कई लोगों ने निश्रित पे भी लगाया है, लेकिन उत्तर क्या है? अनिश्रित। और जो पूर्ण रूप से दिखे वो निश्रित। निश्चय चारित्र में किन क्रियाओं का निषेध किया गया है? तो फुटनोट में स्पष्ट किया गया था, निश्चय चारित्र में जब हम व्यवहार चारित्र की बात करते हैं या सामान्य से चारित्र की परिभाषा जब वहां ली गई तो वहां पे अशुभ क्रियाओं का निरोध किया गया, लेकिन फुटनोट में क्लियर किया गया कि निश्चय से तो शुभ अशुभ दोनों क्रियाओं का ही निरोध होता है। हाँ, निषेध किया गया है। ठीक है, कितनी कर्म प्रकृतियों के उपशमादि से सम्यक प्रकट होते हैं? 7। अब यहाँ से 7 प्रकृतियों के नाम बताइए, कौन सी 7 प्रकृतियों के? दर्शन मोहनी की कितनी? 3 और चारित्र मोहनी की 4। ऐसे टोटल 7 प्रकृतियों के उपशमादि से सम्यक प्रकट होता है। कषायों के सर्वथा अभाव से होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष क्या है? यथा क्या, क्योंकि अन्य में अन्य जो चारित्र है उनमें कुछ ना कुछ कषाय हाँ है, जैसे वीतराग सम्यक दर्शन है तो वो तो उसमें तो मतलब कषायों का अभी क्योंकि 6वें 7वें से 7वें से प्रारंभ होता है तो उसमें भी कषाय है। निश्चय सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान से ही है लेकिन फिर भी कषाय है। स्वरूपाचरण चारित्र 4थे गुण स्थान में है, वो भी कषाय सहित है। तो यथाख्यात चारित्र में ही कषायों का सर्वथा अभाव माना गया है। ठीक है, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना क्या है? योग है। ठीक है, तो ये भी उत्तर सही है, ये भी सबने ज्यादातर सही उत्तर दिया है। अब बताइए, ज्ञान चेतना किस सत्ता को अपना विषय बनाती है? अवान्तर सत्ता को अपना विषय बनाती है। इसमें कई लोगों ने थोड़ा गलत किया है। इंद्रिय और पदार्थ के यथा योग्य संबंध के पश्चात क्या होता है? तो उन्होंने अवग्रह लिखा है या मति ज्ञान लिखा है, लेकिन जब हम परिभाषा पढ़ते हैं, किसकी परिभाषा? अवग्रह की परिभाषा, वहां पर इसको स्पष्ट किया है। देखिए, निकाल लीजिए, अवग्रह की परिभाषा 118 पेज की सबसे ऊपर लाइन है। इंद्रिय पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन, उसके बाद अवग्रह होता है। तो अवग्रह के पहले क्या होगा? सामान्य प्रतिभास। इसलिए हमने वो 4 स्टेप्स भी आपको याद कराए थे। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होगा, फिर सामान्य प्रतिभास होगा, फिर अवग्रह होगा, फिर ईहा आवाय धारणा, ऐसा क्रम जो है वो चलता है। ठीक है, अगला है अव्यक्त पदार्थों को कितनी इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है? 4 इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। स्वरूप स्थिरता रूप चारित्र के अन्य नाम क्या है? वितराग, साम्य, धर्म, निश्चय, ये सभी कोई भी एक उत्तर आपने देंगे तो सही माना गया है। निसर्गज और अधिगमज सम्यक्त्व के भेद किस अपेक्षा बने हैं? उत्पत्ति की अपेक्षा बने हैं। ठीक है, आह्लाद स्वरूप आत्मा का परिणाम विशेष क्या है? सुख गुण की जब चर्चा हुई थी वहां पर इसकी परिभाषा है। यहाँ पे सम्यक दर्शन, श्रद्धान, चारित्र, ये उत्तर सही नहीं माने गए हैं। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से क्या है? धर्म है। देखिए यहाँ पर निकालिए, हाँ, मोक्ष मार्ग भी सही माना है। सबसे पेज नंबर 22 में फुटनोट के सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट लाइन है, निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से बंध भाव है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक है, फिर है अव्यापाद प्रतिजीवी गुण में किसका अभाव है? वेदनीय कर्म का अभाव है। किसके व्रतों को देश चारित्र नाम दिया गया है? श्रावक के। वहां पे किसी ने कुछ और लिखे हैं तो अनुव्रत वगैरह कुछ तो लिखा है तो गलत हमने, हाँ, तो उसको सही नहीं किया है, श्रावक माना गया है सही उत्तर। शुद्धात्मानुभवन से अविनाभावी क्या है? चारित्र है, स्वरूपाचरण चारित्र है, निश्चय चारित्र है। अगर चारित्र वर्ड उसमें आया है तो उत्तर सही माना गया है। उसके अतिरिक्त सम्यक शुद्धात्मानुभवन ही सम्यक्त्व है,
और उसका अविनाभावी क्या है? चारित्र्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी ने बहुत अच्छा इस बार किया है, सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और प्रथम द्वितीय भी एक बार हम आपको बता देते हैं। इस बार की परीक्षा में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रेमलता आंटी ने। ठीक है, और दूसरा स्थान प्राप्त किया है शिल्पा चाची ने। हाँ, पुनः बस ऐसे, मतलब इस बार वैसे नहीं है एक ही मार्क्स वाले दो लोग हो, ऐसे नहीं है। उसके बाद तीसरा भी बता देते हैं। हाँ, अनुभूति के भी शायद 47 है और आपके भी। हाँ, देव कुमारी दीदी इस बार पुरुष वर्ग ने पिछली बार बाजी मारी थी, इस बार थोड़े से पीछे रह गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी और परीक्षाएं होनी है तो आप उसमें, हाँ 45 है। हाँ, मतलब पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा सौरभ भैया के 45 मार्क्स है। और इस बार शायद आपने पहली बार ही परीक्षा दी है, पर आपने बहुत अच्छा किया है। रमेश अंकल जी ने इस बार पहली बार ही, पिछली बार उन्होंने नहीं दी थी, प्रथम बार दी है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा पेपर उन्होंने दिया है, तो वे भी बधाई के पात्र हैं और हम उनकी भी अनुमोदना करते हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे का जो हमारा कर्म के स्वरूप का जो प्रकरण है वो अब हम मंडे से हमारा, मैं पूछ के बताऊंगी, मैं भी खुद क्लियर करूंगी। अन्य वाला नहीं, दूसरे को ही हमने सही लिखा है। जिसने अन्य और दूसरा दोनों लिखे हैं उसको हमने सही दिया है। ठीक है, निज निधि निज